विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक युग की विशिष्ट काव्यधारा छायावाद के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के आसपास एक विशेष काव्यधारा का प्रवर्तन हुआ, जिसे छायावाद की संज्ञा दी गई। यह नामकरण किस आधार पर तथा किसके द्वारा किया गया, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। जहाँ तक छाया और वाद का संबंध है, छायावाद काव्य के स्वरूप या उसके लक्षणों से इनका कोई मेल नहीं है। आचार्य शुक्ल का विश्वास था कि बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था, अतः हिंदी में भी इस प्रकार की कविताओं का नाम छायावाद चल पड़ा। किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मान्यता का खंडन करते हुए कहा कि बांग्ला में छायावाद नाम कभी चला ही नहीं। हिंदी की कुछ पत्र पत्रिकाओं, श्री शारदा तथा सरस्वती पत्रिका में क्रमशः सन 1920 और सन 1921 में मुकुटधर पांडेय और श्री सुशील कुमार द्वारा 2 लेख हिंदी में छायावाद शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। अतः कहा जा सकता है कि इस नाम का प्रयोग सन 1920 से या उससे पूर्व से होने लग गया था। संभव है कि श्री मुकुटधर पांडेय ने ही इनका सर्वप्रथम आविष्कार किया हो। यह भी ध्यान में रखा जा सकता है कि पांडेय जी ने इसका प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में छायावादी काव्य की अस्पष्टता के लिए किया था, किंतु आगे चलकर यही नाम स्वीकृत हो गया। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध कथावस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्यशैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शुक्ल जी की ही भांति छायावाद को रहस्यवाद का अभिन्न रूप स्वीकार करते हुए लिखा है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को एक और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है, तो दूसरी ओर वे स्वीकार करते हैं छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। जिस प्रकार भक्ति काव्य जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण और रीति काव्य एक दूसरे प्रकार का, उसी प्रकार छायावाद भी एक प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी बहुत सोच समझकर लिखते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। इसी प्रकार डॉक्टर देवराज ने एक ही परिभाषा में बहुत कुछ कह देने की लालसा से व्यक्त किया है कि छायावाद गीति काव्य, प्रकृति काव्य, प्रेम काव्य है। उपर्युक्त परिभाषाओं से छायावाद के संबंध में हमें अनेक बातें ज्ञात होती है, जैसे छायावाद और रहस्यवाद एक हैं। छायावाद एक शैली विशेष है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण करता है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति भी है। छायावाद में भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद प्रकृति के आध्यात्मिक सौंदर्य को प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। छायावाद में गीति तत्व की प्रमुखता है। छायावाद प्रकृति में गीति तत्व को
प्रमुखता देते हुए स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। इनमें से कोई भी तथ्य छायावाद के सर्वांगीण रूप का परिचय देने में असमर्थ है, किंतु अंधगज न्याय के अनुसार प्रत्येक तथ्य छायावाद के किसी एक अंग या उसकी किसी एक विशेषता का निदर्शन अवश्य करता है। अतः सारी विशेषताओं को एक उचित क्रम में गूंथ दिया जाए तो संभवतः वह छायावाद का अधिक से अधिक परिचय देने वाली परिभाषा होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छायावाद हिंदी कविता के एक विशेष युग में पूर्ववर्ती युग के विरोध में प्रस्फुटित एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण, एक विशेष दार्शनिक अनुभूति एवं एक विशेष शैली है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक का एवं अलौकिक प्रेम के व्याज से लौकिक अनुभूतियों का चित्रण होता है, जिसमें प्रकृति को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें गीति तत्वों की प्रमुखता होती है। छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद रचित झरना नामक कृति को माना जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, किंतु 1913-14 से वे खड़ी बोली में लिखने लग गए। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर तथा कामायनी है। उनकी अंतिम काव्य रचना कामायनी सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इन रचनाओं में से चित्राधार, करुणालय और महाराणा का महत्व को छोड़कर शेष सभी छायावाद की प्रवृत्तियों से ओतप्रोत है। कानन कुसुम, झरना और लहर प्रसाद की स्फुट कविताओं के संग्रह है, जिनमें विषय की दृष्टि से लौकिक प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन, लौकिक प्रेम की व्यंजना, प्रकृति एवं नारी का चित्रण और अतीत भारत की किसी घटना का वर्णन मिलता है। आंसू प्रसाद रचित विरह काव्य है। कामायनी में छायावाद की सभी प्रवृत्तियों का विकास समुचित रूप से प्रबंध शैली में हुआ है। मानव हृदय की प्रवृत्तियों में सूक्ष्माति सूक्ष्म निरूपण, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य के सजीव अंकन, प्रणय और विरह की मार्मिक व्यंजना, ज्ञान, कर्म और इच्छा के समन्वय के मंगलकारी संदेश और शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से कामायनी अनुपम काव्यकृति है। वस्तुतः मुक्तक शैली को छोड़कर छायावाद की सभी प्रमुख प्रवृत्तियां कामायनी में उपलब्ध होती हैं, और यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कामायनी की प्रबंधात्मकता पर भी छायावाद की मुक्तक काव्य शैली पूरी तरह छाई हुई है। वस्तुतः प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक के रूप में ही नहीं, उसके प्रौढ़ और श्रेष्ठ कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। छायावाद के क्षेत्र में पंत और निराला साथ साथ आए। पंत जी की रचनाओं का प्रकाशन क्रम इस प्रकार है: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी और अतिमा। पंत जी ने सन 1938 के लगभग छायावाद से इतर प्रगतिवाद अपना लिया था। वीणा, पल्लव और गुंजन में उनकी स्फुट रचनाएं संग्रहित हैं। वीणा में रहस्य की प्रवृत्ति अधिक है, पल्लव में निराशा और प्रकृति चित्रण की तथा गुंजन में नारी सौंदर्य एवं मानववाद की प्रमुखता है। ग्रंथि एक छोटा सा प्रबंध काव्य है।
युगांत में आकर पंत के छायावादी युग का अंत हो जाता है। प्रकृति एवं नारी सौंदर्य के चित्रण व शैली की कोमलता की दृष्टि से पंत का स्थान छायावादी कवियों में सबसे ऊंचा माना जा सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविताएं लिखना सन 1915 से प्रारंभ कर दिया था, किंतु उनका प्रथम काव्य संग्रह परिमल सन 1929 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य काव्य ग्रंथ अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, देवता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना आदि हैं। निराला जी भी तुलसीदास काव्य के अनंतर प्रगतिवाद के से प्रभावित हो गए थे, अतः उनके परवर्ती ग्रंथों में छायावाद लुप्त है। निराला जी की रचनाओं में वैसे तो छायावाद की समस्त प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं, किंतु उसे अद्वैत दर्शन की सुदृढ़ आधार भूमि प्रदान करके रहस्य युक्त बनाने का श्रेय सर्वाधिक निराला को ही है। निराला की शैली में अन्य कवियों से अधिक विविधता है। छायावाद के क्षेत्र में महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा तथा सांध्यगीत और दीपशिखा मानी गई हैं। उनके सभी संग्रहों की मूल प्रकृति एक ही है। वे प्रकृति के रहस्यवाद का चित्रण अधिक करते हैं। छायावाद के विभिन्न विषयों में से उनके पास अलौकिक प्रेम, विरह तथा वेदना प्रमुख रूप से समाई हुई है। उपर्युक्त चारों कवियों के अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा आदि का छायावाद के साथ नाम लिया जाता है। इनके काव्य में छायावाद की प्रवृत्तियां हमें उपलब्ध होती हैं। छायावाद के काव्य में मिलने वाली प्रवृत्तियों को हम मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: विषयगत प्रवृत्तियां, विचारगत प्रवृत्तियां और शैलीगत प्रवृत्तियां। विषयगत प्रवृत्तियों के अंतर्गत हम मूलतः सौंदर्य एवं प्रेम की व्यंजना को ले सकते हैं। छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य और प्रेम को प्रमुखतः चित्रित किया, किंतु इनके यहाँ नारी सौंदर्य और प्रेम श्रृंगार रस के ही अंग है, अतः एक दूसरे के पूरक हैं। यदि शास्त्रीय शब्दावली में कहें तो प्रथम श्रृंगार रस का आलंबन है और द्वितीय उसका स्थायी भाव। छायावादी कवियों ने सौंदर्य के स्थूल चित्रण की अपेक्षा उसके सूक्ष्म प्रभाव का ही अंकन किया है। प्रसाद लिखते हैं, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? कामायनी में भी वे श्रद्धा के सौंदर्य का निरूपण करते हुए लिखते हैं, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। इस प्रकार छायावादी कवियों ने नारी के वायवीय सौंदर्य का चित्रण किया है। छायावादी कवियों के प्रेम की एक और विशेषता वैयक्तिकता है, साथ ही सूक्ष्मता भी। इन्होंने श्रृंगार के स्थूल क्रिया व्यापारों की अपेक्षा उसकी सूक्ष्म भावदशाओं का उद्घाटन अधिक किया है। छायावादी कवियों की प्रणय गाथा का अंत प्रायः असफलता एवं निराशा में हुआ है। विरह वर्णन और वेदनानुभूतियों को भी इन्होंने अपने
काव्य में पर्याप्त स्थान दिया है। हृदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म भावनाओं को साकार रूप में प्रस्तुत कर देना छायावादी कला का सबसे बड़ा जादू है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के सौंदर्य और उससे प्रेम का वर्णन भी विशेष रूप से किया है। पंत लिखते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। संध्या का वर्णन करते हुए निराला लिखते हैं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीमे धीमे धीमे। इसी प्रकार अलौकिक के प्रति प्रेम को और अलौकिक के सौंदर्य को भी रहस्यवाद के रूप में छायावादी कवियों ने प्रस्तुत किया है। छायावाद के अंतर्गत रहस्यवाद के प्रथम बिंदु अर्थात अलौकिक सत्ता के प्रति आकर्षण की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। द्वितीय, उसके प्रति अनुराग, तृतीय विरहानुभूति और चतुर्थ मिलन का आनंद कम ही व्यक्त हुआ है। निराला लिखते हैं, तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। इसी प्रकार महादेवी वर्मा भी लिखती हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। साथ ही वे लिखती हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित। छायावाद के अंतर्गत विचारगत प्रवृत्तियां इस प्रकार से देखी जा सकती हैं कि दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद व सर्वात्मवाद का निरूपण हुआ है। धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों एवं बाह्य आचारों से मुक्त व्यापक मानव हितवाद का वर्णन हुआ है। प्रसाद कामायनी में लिखते हैं कि औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। समाज के क्षेत्र में समन्वयवाद का चित्रण यहाँ मिलता है। कामायनीकार लिखते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। राजनीति के क्षेत्र में विश्व शांति का समर्थन व अंतर्राष्ट्रीयता यहाँ मिलती है हमें, और पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में हृदयवाद या प्रेम पूर्ण व्यवहार तथा साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद या सौंदर्यवाद का निरूपण हमें प्राप्त होता है। शैलीगत प्रवृत्तियों के आधार पर देखने पर हमें ज्ञात होता है कि छायावादी शैली की प्रमुख विशेषताएं मुक्तक गीति शैली में रचनाएं लिखना, प्रतीकात्मकता, प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, नवीन अलंकारों में मानवीकरण, विशेषण विपर्यय विरोधाभास का श्रेष्ठ प्रयोग, कोमलकांत पदावली। गीति शैली के सभी प्रमुख तत्व वैयक्तिकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता आदि इनके काव्य में उपलब्ध होते हैं। प्रतीकों के द्वारा इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को मार्मिकता की अभिवृद्धि की है।
यहाँ पतझड़, मधुमास, शूल, कलियां, दीपक सभी कुछ जीवन के विभिन्न रूपों व अंगों के प्रतीक हैं। मूर्त को अमूर्त रूप में तथा अमूर्त को मूर्त रूप में चित्रित करने के लिए अनेक नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। जैसे मूर्त के लिए अमूर्त उपमान का प्रयोग करते हुए प्रसाद लिखते हैं, बिखरी तर्क अलकें जो तर्क जाल, और अमूर्त के लिए मूर्त उपमान का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, कीर्ति किरण सी नाच रही है। विरोधाभास का प्रयोग शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का में देखा जा सकता है। कोमलकांत पदावली का उदाहरण पंत की इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरिणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। वस्तुतः छायावादी कवियों के कारण हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। छायावादी शैली की चित्रात्मकता, लाक्षणिकता एवं व्यंग्यात्मकता की प्रशंसा आचार्य शुक्ल ने भी की है। छायावाद की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि आज भी मनुष्य स्थूल भौतिकता, अवैज्ञानिकता और अतार्किकता से विद्ध है। प्रतिस्पर्धा, घृणा और हिंसा के बादल अब भी छाए हुए हैं। विश्व शांति का स्वप्न अभी भी पूरा नहीं हो सका है। तब फिर छायावाद को अप्रासंगिक कैसे कहा जा सकता है? छायावाद अपने आदर्शों को लेकर के आज भी प्रासंगिक है। हमारा विश्वास है कि सौंदर्य और प्रेम की जिस अक्षय निधि को लेकर छायावाद चला था, वह किसी एक युग, एक देश या एक वाद की संपत्ति नहीं है। व्यापक मानवता का आदर्श किसी भी युग और किसी भी देश में फीका नहीं पड़ सकता। इसलिए व्यापक आदर्शों और सूक्ष्म सौंदर्य को लेकर चलने वाला छायावाद अब भी अजर और अमर है। कामायनी कार के शब्दों में कहा जा सकता है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। मानवता के विजय का जय घोष करता हुआ छायावाद आज भी नितांत प्रासंगिक है।